अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेन। नाज़रीन, हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि कराची के इलाके डिफेंस में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था, जिसमें पुलिस ने 5 लोगों को हलाक करने का दावा किया था। उनमें से एक अब्बास भी था। इन 5 लोगों का ताल्लुक सराकिस्तान से था, सराकी जो कम्युनिटी है उनसे था। और उसमें अब्बास के बारे में ये बताया गया था कि वो PTI की रहनुमा लैला परवीन का ड्राइवर था। लैला परवीन और उनके शौहर अली हसनैन सरगाना एडवोकेट, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई और फिर उस आवाज़ के नतीजे में ये केस हाईलाइट हुआ और इस पर फिर बात होना शुरू हुई। उन्होंने दावा किया था कि अब्बास को उनके घर से पुलिस ने ले जाकर और बाद में फिर गोलियों का निशाना बनाया। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमने क्या रिपोर्ट किया था। उस वक्त अब्बास के अहले खाना का क्या कहना था, वो क्या कहते थे, पहले आप वो जानिए, सुनिए और फिर हम आपको आगे भी दिखाते हैं। भाई क्रिमिनल होता है, कोई रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ भी शो नहीं आया है और बस बिला वजह जो है ना नाजायज मार के अभी जो है इनकाउंटर उन्होंने बना दिया। मुझे तो पता होना चाहिए था कि ये भाई बंद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नाजायज मार दिया। अब देखिए, झोंपड़ी है, जैसे कि आम लोग गरीब लोग जब रहते हैं झोंपड़ियों में, ऐसा कोई गलत काम नहीं करते थे, लेकिन एक दिन की होती थी, एक दिन की नहीं होती थी। फिर भी वो इधर उधर से किसी से उधार पैसे लेके फिर भी बच्चों को खिलाते थे। सुबह मुझे पता चला है कि उनको गोली लगी है और क्या कहते हैं, किसी ने उठा के बाहर लेकर जाके वो दूसरे बंगले में मारा है। जो पुलिस का इल्जाम है कि वो बहुत बड़े डकैत थे। नहीं, ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे ना मेरे शौहर की लाश चाहिए। 3 दिन तक मैं अपने शौहर की लाश के चक्कर में भागती रही। क्या कसूर था, वो तो एक नौकरी कर रहे थे। अबू ने क्या बोला था आपको? कहा था जो हफ्ते वाले दिन हम मिलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जुमेरात आ गई, उसकी फौत की हो गई। आपने अब्बू से कोई फरमाइश की थी? एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ लाना था। तो अभी आपके अब्बू आएंगे? नहीं, अल्लाह ताला के पास चले गए। ना तो कोई कार्रवाई हो रही है, ना इंसाफ मिला जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। मेरा ये शक पड़ता है कि वहाँ पर इन्होंने कार्रवाई डाली है और वो जो 4 लोग थे जो मुल्जिमान थे वो वही के रिहायशी थे, उसी बंगले में वो रहते थे। तो यहाँ से आप जिंदा लेके जा रहे हो, वो मुल्जिम भी था, तो ये आपका काम नहीं कि आप उसको मारो। और सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारा मज़हब भी, हमारे जो इस्लाम का जो एक बैकग्राउंड है वो ये है कि आप किसी को सफाई का मौका दिए बगैर आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आपने जाना कि अब्बास की जो बेवाएं हैं वो क्या कहती हैं और अब्बास की वालदा ने क्या कहा, उनकी क्या अपील थी। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि इस सारे वाक़े में जो पुलिस एहलकार मुलव्वस थे उनकी जानिब से बैकडोर पर कुछ और लोगों के साथ मिल के कंपनसेशन जो है वो अदा किया गया है अब्बास के जो वरसा हैं उनको और लवाकिन जो हैं उनको। इस हवाले से कंफर्मेशन इसकी जो है वो हो जाएगी। हम और लोगों से भी आपको मिलाएंगे और बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले अब्बास की जो बेवाएं थीं दोनों, उनसे पहले जानिए कि वो क्या कहती हैं। अब उनके हम आपको दिखाते हैं, एक वीडियो बयान है उनका, दोनों बेवाओं का, उनकी बड़ी बेगम का भी और छोटी बेवा का भी। तो वो पहले आप सुनिए कि वो क्या कहती हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। लैला परवीन, अली हसनैन, इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। ये हमारा घर हम लोगों को बना के दिया। मेरे शौहर अब्बास, मैं उनकी बड़ी बीवी हूँ, ये उनकी बेटी है। उन लोगों ने हमारा बहुत ख्याल किया और अब भी कर रहे हैं। ये छोटा सा घर है 60 गज का, ये उन लोगों ने बना दिया है। अली हसनान का और लैला परवीन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने हमें शक दी है। लैला बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया और अली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है, बस हमारे सिर ढकने की छत है मेरे बच्चों की, और तो हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। और अब्बास के अलावा तो हमारा है भी कोई नहीं इस दुनिया में, हमें तो कोई नज़र भी नहीं आता उसके बगैर। और हमारे लिए कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि अब्बास की बेवाएं जो हैं वो क्या कह रही हैं और वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि उन्हें कुछ कंपनसेशन मिला है, जिससे उनके मकान जो हैं वो बन गए हैं, उन्हें छत मिल गई है और वो छोटे बच्चों को लेकर वहाँ बैठी हैं। और इसमें ये भी सामने आई बात कि उनकी वालदा के लिए भी कुछ अमाउंट उन्हें भिजवाया था जो उन तक भी पहुँच गया है। और हम एक बार फिर इस स्टोरी का फॉलोअप करने के लिए यहाँ मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के इलाके में, और ये वही झोपड़ियाँ हैं जहाँ हम पहले आए थे और अब्बास यहीं रहता था।
और यहीं हमने उनके लवाकिन से भी गुफ्तगू की थी। अब्बास की वालदा यहाँ मौजूद है हमारे साथ, तो हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो हमें क्या बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। जी खाला, आप वालदा हैं अब्बास की? हाँ, अब्बास की वालदा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ है? अब केस आप लोगों ने छोड़ दिया है, ये पता चला? नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है, मैं तो नहीं छोड़ रही, मेरा दिल तो नहीं करता छोड़ने का। वैसे उन्होंने मुझे धोखा दे के भाग गई, मेरे साथ नहीं उसने गुजारा किया। मुझे जैसे मेरे साथ थी, मुझे साथ ही लेके जाती ना, मुझे बीच में उन्होंने छोड़ दिया। उनकी जो बेवाएं हैं उन्होंने आपको छोड़ दिया? नहीं नहीं, अब्बास की बेवाओं ने? उनकी जो बाजी थी उन्होंने छोड़ दिया है। आप लैला परवीन की बात? हाँ कर रही हूँ। उन्होंने छोड़ दिया और बहू वो तो दोनों छोड़ के भाग गए। नहीं, उन्होंने आपको क्या छोड़ा? वो आपको ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हुआ है, पैसे किसने भिजवाए हैं, क्या भिजवाए? पैसे तो उन्हें लैला बाजी ने भिजवाए, खुद हाथ में दिया है और पूरे पैसे दिया है। जो छोटे वाली को पूरे पैसे दिया है और बड़े वाली को और 3.5 दिया है। अभी उनका घर बन रहा है और मतलब खदाया हो रही है उनकी, और बड़े वाली को दी। आपको कितने पैसे मिले? मुझे 2.5 मिला है और 2.5 से मैं बेटे के पैसे देने हैं, कर्जा देना है। कौन सा कर्जा? क्या ये कर्जा है वो मतलब मोटरसाइकिल किस्तों पे लिया था, मेरे देवर के बेटे ने दिलवा दिया था। और वो जो ना मार्केट से जो ना रक्षे का सामान लेता था, उनका 80,000 है। उन्होंने कल फोन किया, फिर मेरे बेटे ने बोला है भाई आ जाना, तवार कुंज जो होएगा थोड़े बहुत हम दे देंगे, हमारे पास इतना है नहीं है। बड़े बेटे ने बोला है वो कल आएंगे लेने के लिए। और मेरा देवर भी कह रहा है जो ना मैं पैसे तो है ना साइकिल मोटर के तो है ना देने हैं आप लोगों ने। मैंने बोला ठीक है, जो उनका कर्जा है हम अदा करेंगे। मैं फिर भले मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचे तो मैं बच्चे का दूंगी। तो लेकिन इंसानी जान का तो कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को छत मिल गई है और उसके लिए कोशिशें भी की, तो आप मुतमईन हैं इस बात से? आप क्या कहती हैं? मेरा तो दिल यही कर रहा था, हम भीख मांग के खा लेते और मुझे वो ही भी आदमी जैसे मेरे बेटे के साथ किया ऐसी हो जाता तो फिर मेरा बिल्कुल मुझे कोई वो नहीं होता था। अब मुझे इतना है जो बस मेरा दिल नहीं करता, पागले की तरफ घूम रही हूँ जैसे पागल घूमते हैं। मैं पागले की तरफ बैठना नहीं है, उठना नहीं है, क्या है, दिन रात खुल गई, आग नहीं मिल रही। तो आपसे उन्होंने पूछा नहीं था, आपसे मशवरा नहीं किया था कि हम ये ऐसा करने जा रहे हैं? मैंने यही बोला, मैंने बोला ये काम हम नहीं करते। फिर बोलने लगे आपका बेटा जो है ना, और तो साफ था और वो कोई अफसर है, उन्होंने अफसर ने बोला है जो भाई कहीं से भी गुंडे मिल जाए तो आप लोग ना मार देना। तो गुंडे 3-4 दिन से गुंडे पकड़े गए और जो मेरी गाड़ी में, जैसे मेरी गाड़ी थी ऐसी गाड़ी में थे, तो उन्होंने पकड़ लिया है। और आप अब्बास लोगों को वैसे उन्होंने बेगुनाह मार दिया, अब्बास को मेरे घर से लेके। यही बात क्या है, अब क्या करेंगे? अब मैं ना यही बात करूं तो यही होएगा। अब बच्चे की छात वात बन गई है और बच्चे अपने घर वाले हो जाएंगे और अब क्या करेगी? अब कुछ भी नहीं अम्मा होएगा, अब बढ़ाएंगे तो झेड़ वेड़ बढ़ेगा, तो अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे यही बोले तो मैंने बोला है अम्मा मेरा जिगर तो नहीं ठंडा हुआ, पैसे तो एक हाथ में आते दूसरे में चले जाते हैं और बेटा तो चलो अल्लाह को प्यारा हो गया है। बाकी ये है जो उनको सज़ा तो देनी चाहिए ना, सज़ा तो मैं क्यों को दिलवाओ 1 साल की 2 की, तो हमें भी पता लगे, हमारा भी कलेजा ठंडा हो। हमारा कलेजा नहीं ठंडा हुआ, पैसे दे के भाग गई और हमारा में क्या तावन आपने किया? मैंने यही बोला है पाजी को। तो आप क्या चाहती हैं वैसे? आपके ख्याल में इंसाफ होता? आप केस आगे चलाते, आप अदालत में जाते कुछ? मेरा दिल तो करता है मैं खुद ही आगे भी चलाती हूँ, मेरा यही दिल कर है मैं खुद ही चलाती हूँ। मैं और रात ही चलाऊंगी, मेरे थोड़े बेटे साथ नहीं दे। मैं यही चाहती हूँ जो बस उन्होंने मेरे को वही दे, साल दी दे, 2 साल के बाद उनको फांसी का हुक्म मिले, साल भर पकड़े को बंधे तो फिर पता चले जो किसी के बच्चे कैसे रुलवाते हैं, किसी माँ को कैसे रुलाते हैं, उनको ही पता चले जो किसी के बच्चे को मैंने बेगुनाह मारा है। हमें तो पता है ना, जलने वाले को तो पता है जो भाई ये इसी चीज में है, भाई ये चोरियां करता है, कुछ करता है, हमें तो पता चले ना। इतना गरीब फकीर मेरा नमाज पढ़ता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, इसी चीज में तो आया ही नहीं है कभी। चलें ठीक है। और ये नाज़रीन हमने आपको गुफ्तगू सुनाई है अब्बास की वालदा की, और उनका जो कहना है वो आपने जाना।
और अब हम जाएंगे पीटीआई रहनुमा लैला परवीन की तरफ और उनके शौहर अली हसनैन एडवोकेट, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये मामला जो सेटलमेंट हुआ है वो किस बुनियाद पर हुआ है, किन शराइत पर हुआ है। और उनकी वालदा जैसे कह रही हैं कि उनके कलेजे में ठंडक अभी नहीं हुई है और वो चाहती हैं कि पुलिस एहलकारों को कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर मिले ताकि आइंदा किसी और का बच्चा जो है इस तरह से उसका शिकार ना हो, आइंदा से किसी और माँ की गोद जो है इस तरह से ना उजड़े। तो इनका ये मुतालबा है। आइए चलते हैं और मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस लैला परवीन, जो कि अली हसनैन सरगाना साहब की वाइफ भी हैं और इनका ही घर था जहां पर ये अब्बास रहता था, वहां पे ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, जो कि इन्हीं के तवस्सुस से सोशल मीडिया पर भी और जर्नलिस्टों के पास भी इंफॉर्मेशन आई थी कि इनका जो मामला है फैमिली का वो रजामंद नहीं है फैमिली मज़ीद कार्रवाई करने के लिए। तो इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस लैला। वालेकुम अस्सलाम। इसमें बताइए क्या हुआ है, क्या सेटलमेंट हुआ है? देखिए जी, हमने जो इतना तमाम अरसा गुजरा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़ाती तौर पे जो हम कर सकते थे वो भी की हैं। और इसके अलावा हमारी बहुत दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई हैं पुलिस एहलकारों से और हमारी बातचीत हुई है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर और हमने हर एंगल पर हर पॉइंट पे उनसे डिस्कस किया है। तो जब ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं और उसकी फैमिली भी, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि उनकी फैमिली मेम्बरान भी हमारे साथ ही रहे हैं, इस तमाम जितना भी टाइम पीरियड गुजरा उसमें हमारे साथ रहे हैं, उनको हमने अपने साथ एतमाद में रखा है। तो और मुख्तलिफ लोग भी इस केस के हवाले से, ओवरऑल ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था और उसमें तमाम बहुत सारे लोग जो हैं, अहम शख्सियात भी इसमें इन्वॉल्व थी हमारे साथ, जो इस केस को देख रही थी और इसके तमाम मामलात को वॉच कर रही थी, तो वो भी हमसे राब्ते में थे। ओवरऑल जो चीज़ें सामने हमारी आईं और जो चीज़ें हमने देखी उसके बाद हम इस बात से तकरीबन आप ये समझते हैं कि हमें एक तसल्ली बख्श हमें पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है वो जवाब दिया और तमाम मामलात को हमारे सामने क्लियर करके लेके आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे माइंड में थी तो वो भी उन्होंने क्लियर की, उनके घर वालों को भी उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो बताई हैं। मैं ये समझती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारा मुहाफिज है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो गलतियाँ भी होती हैं, मुख्तलिफ इदारों से भी होती हैं, लोगों से भी होती हैं। बहरहाल फाइनली ये है कि उनके घर वाले जो हैं वो सेटिस्फाइड हुए तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो मज़ीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। एक तो ऑब्वियसली आप जानते हैं पाकिस्तान का जो कानून का, ये इंसाफ का जो सिस्टम है वो कितना वीक है। यहाँ ये उम्मीद रखना कि जो हक पर है उसको इंसाफ मिलेगा ही, ये मैं समझती हूँ बेवकूफ़ी है। हम जहाँ तक जा सकते थे, जो मामलात कर सकते थे, हमने वो मैक्सिमम किए हैं। उसके बाद जो हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब, ये इन्वेस्टिगेशन मौसूल हुई हैं, उसके बाद हमने ये फैसला किया कि ये केस हम जो है वो उसको विड्रॉ करें और हमने वो केस वापस ले लिया था। अच्छा, सेटिस्फैक्ट्री चीज़ों से क्या मुराद है आपकी, जो इस पे आपने केस विड्रॉ करने का फैसला किया? चूँकि एप्लीकेशन भी आप ही की तरफ से थी और फैमिली भी आपके बैक पे खड़ी हुई थी, तो फिर क्या चीज़ें हुई हैं, क्या सेटिस्फैक्शन थी? पहले आप बड़ी पुरजोश थी और फैमिली भी मुतालबा कर रही थी कि जी उन्हें इंसाफ दिया जाए, तो अब फिर वो क्या ऐसे मामले हैं? क्या वो प्लॉट्स हैं, क्या वो पैसा है, क्या वो कंपनसेशन है, या किस तरह से चीज़ें हुई हैं जिससे सेटिस्फैक्शन हुई? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनसेशन के हवाले से मैं आपसे बात करूं कि आप जिस तरह हमने उनकी फैमिली और उनके दो फैमिलीज़ हैं, दो बेवाएं हैं, उनको अरेंज करके दिया। अब इंशाल्लाह एक बिज़नेस छोटे जो हैं वो डेवलप करके दे रहे हैं। और इसके अलावा जो उनकी अब्बास की, शहीद ड्राइवर अब्बास की बेवा माँ है, उसके हवाले से उसको एक जो रिक्शा है, जो ताकि उसकी डेली के जो अखराजात हैं वो उसको मिल सकें, वो हमने अरेंज किए हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने ये देखा और उन्होंने यानी कि एक रहमदिली के जज्बे के तहत हमसे मिलकर, यानी कि मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानी हमदर्दी रखते हैं, हम सब ने मिलकर ये काम किया। कितने अमाउंट का कम हुआ है चीजें उनको? देखिए अमाउंट तो आपको पता है, कराची जैसे शहर में घर लेना और कारोबार ये बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है और बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी में मेहनत कर लें तो ये चीजें हासिल नहीं कर पाते। और बेचारा अब्बास खुद बाज़ाते खुद
उसकी जो 25 साल जिंदगी कराची में गुजरी है वो एक झोंपड़ी में गुजरी है। आप खुद, बल्कि आप पहले सहाफ़ी थे जो उनके घर पे भी गए और उनके घर की जो सूरत हाल है वो भी लोगों के सामने लेके आए। तो आपने देखा कि एक शख्स और उसके पूरा ख़ानदान और उसके बच्चे जो झोंपड़ी में उन्होंने 25 साल गुजार दिए, उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि उनको अपना घर, ये छत मिले, या उनके बच्चों के लिए ताहयात रोज़गार का इंतज़ाम हो जाए, या उनके बच्चों के लिए ताहयात एजुकेशन का इंतज़ाम हो जाए। ये सब चीज़ें हुई हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर मैं समझती हूँ एक बड़ा अमाउंट लगा है और मजीद भी लग रहा है। 20 लाख रुपए का जैसे एक आ रहा था, हमने सुना। हाँ जी बिल्कुल, 20 लाख जो है ना, मैंने आपसे कहा कि ये उन लोगों की तरफ से आया है जो कि एक हमदर्दी रखते हैं अब्बास के बच्चों के साथ। ये पैसे वो लोग क्या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी तरफ से आए हैं? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई चीज़ दानिस्ता ऐसी नहीं की है। एक्चुअली अब्बास का केस ऐसा था कि मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूं, वो ये है जो हमें बाद में थोड़ा सा रियलाइज़ हुई कि अब्बास की जो मिस्टेक थी, अब्बास क्रिमिनल नहीं था, ना वो कोई जराइम पेशा था, ना उसने कोई जुर्म किया। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। और ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डे फर्स्ट से ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अब्बास ड्राइवर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब जो चीज़ थोड़ी सी जो मैं समझती हूँ कि अब्बास की बदकिस्मती समझें, वो जो बाकी 4 लोग थे जिनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद था और कुछ चीज़ों में मुलविस भी थे, उनसे वो नादानिस्ता या अनजाने में उनकी दोस्ती थी अब्बास की, और उनके साथ आना जाना और उठना बैठना था। तो उनके साथ होने की वजह से वो इस जद में आ गए। ये जो कार्रवाई हुई उसकी जद में अब्बास आया, और उन लोगों ने जो क्रिमिनल लोग थे उन्होंने उसको यूज किया अब्बास को। उसको अब्बास को नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी शख्स ये देख के नहीं बता सकता कौन मुजरिम है, कौन कातिल है। तो बस मैं समझती हूँ उसकी नादानी या बदकिस्मती थी कि वो उस चीज़ की जद में आ गया जो ऑलरेडी लोग मुलविस थे या वो टारगेट थे डिपार्टमेंट के। मुझे बस आप ये कंफर्म कर दें, देखिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, उसमें मुखैर रज़ा तो अपनी जगह जो होते ही हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में ये पैसे दिए किसने हैं और कहाँ से आए हैं? क्या उसी वजह से ही ये केस सेटल डाउन हो गया है? देखिए, केस का सेटल होना और उसकी उनकी इमदाद होना दो अलग चीज़ें हैं। केस का सेटलमेंट जो हुआ है वो हमने हकाइक पर मबनी जो हमारी अपनी ज़ाती इन्वेस्टिगेशन थी और जो पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें तसल्ली बख्श चीज़ें हमें शो की, उसके बाद हमने इस केस से हम बैक हुए। और जहाँ तक उसकी इमदाद की बात है, तो हज़ारों लोग इमदाद करते हैं। कराची जैसे शहर में हज़ारों लोगों की इमदाद की जाती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम नहीं बताते, ना बताना चाहते हैं। बहरहाल यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं और अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से हैं, लेकिन नेक लोग हैं। उन्होंने अब्बास के बच्चों के हवाले से सोचा है और उनसे हमदर्दी की है। तो मैं तो इसमें बाकायदा कोई दियत वाला कोई सीन नहीं है? देखिए, दियत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप यूं समझें कि वो जो एक बेचारा एक चीज़ की जद में आके वो शहीद हुआ है, तो उसकी ये सारी चीजें जब ज़ाहिर कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये चीजें तो एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी ना। नहीं दियत। अच्छा, मुझे एक बात बताएं शाहीन साहब, अख्तर शाहीन साहब, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि हम जो हैं हमारे जैसे लोग या हम जिस लेवल पे जिस उस पे काम कर रहे हैं, क्या पुलिस जैसे डिपार्टमेंट से दियत ले सकते हैं? आप अपनी जात के लिए तो नहीं लेना चाहेंगे? अपनी जात के लिए, किसी के लिए, उसी फैमिली के लिए जिसके लिए आप पुलिस डिपार्टमेंट दियत देती है क्या? अनऑफिशियली करते भी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। अपनी जान छुड़ाने के लिए लोग फैमिली से कांटेक्ट करते हैं और कहते भी हैं कि हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसी आवाजें भी आ रही थी शुरू में कि इन फैमिली को पहले भी शायद कुछ लोगों ने अप्रोच किया था और कहा था कि भी आपका बनेगा कुछ नहीं, आप बस जो भी है ले दे करके आप खामोश होकर बैठ जाएं। तो ऐसे केसेस तो होते हैं। आप देखिए, बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट वो एक डिपार्टमेंट है और वो अपना काम कर रहा होता है। उसके पास लीगल वे आउट बहुत ज्यादा होते हैं। आप जो है, अगर पुलिस किसी को मुजरिम साबित करना चाहे तो उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मतलब ये हुआ कि फिर आप नाउमीद होके फिर आपने ये फैसला किया इस सारी सूरत हाल से? सिस्टम की भी आपने बात की, मैंने आपसे कहा कि इंसाफ की उम्मीद आपको नहीं नजर आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था और हमारे जो लॉयर हैं अली हसनैन सरगाना साहब, उन्होंने, और वो शाहिद सोमरो भी, नो डाउट मैं उनका नाम लेना बिल्कुल भूलूंगी नहीं, शाहिद सोमरो और अली हसनैन सरगाना साहब दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा केस भी बनाया था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत शवाहिद पे बहुत हमारे पास सबूत भी थे जिस पे हम ये केस चला रहे थे। लेकिन हमारी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें बाद में पता चली वक्त के साथ,
और हमें जब तसल्ली हुई तो हमने इस केस से हम बैक हुए, ऐसा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी नाज़रीन, अब इस केस के हवाले से बात करते हैं अली सरगाना साहब से, जो कि एडवोकेट हैं और इन्हीं के ही घर में अब्बास रहता था, इन्हीं का ड्राइवर था और इनका ही ये इल्ज़ाम था कि इनके सामने अब्बास को ले जाया गया और उसके बाद जाके उसे शो किया गया कि वह पुलिस मुकाबले में जहाँ भाग हो गया। और ये इतलात हैं जबकि कि उनकी फैमिली को कुछ कंपनसेशन हुआ है। इस पर भी हम इनसे बात करते हैं कि असल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हम सुन रहे हैं और कुछ इतलात आ रही हैं कि उनकी फैमिली को कंपनसेशन हो गया है, ये मामला क्या है? देखें जी, जब कोई भी ऐसा काम होता है या कोई भी जुर्म हो जाता है या कोई चीज़ें इस तरह की, तो उसमें अल्लाह पाक ने कुछ रास्ते रखे हैं कि जिसमें दियत भी होती है और दीगर चीज़ें भी। एक मेरे रब का एक निज़ाम है वो है। तो उसमें जो इतलात हैं उसके मुताबिक ऐसा ही कुछ है कि जो उसके लवाकिन हैं। आप भी इतलाई कह रहे हैं इस बात को? जी, आप भी इतला क्यों कह रहे हैं? आप ये तस्दीक करें। देखिए, मैं क्योंकि उसमें खुद मौजूद नहीं हूँ तो मैं इतला ही कहूँगा, क्योंकि अगर मुझे बावसूख पता हो या मैं खुद मेरी प्रेजेंस में चीज़ें हुई हों तो डेफिनेटली फिर तो मैं अपने हवाले से कह सकता हूँ। लेकिन जब एक चीज़ मेरे सामने नहीं हुई, लेकिन जो इतलात जैसे आपके पास हैं वैसे मेरे पास हैं, तो उन लवाकिन ने कहा कि हम कोई फर्दर इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते पुलिस के खिलाफ, तो आप जो है केस को विड्रॉ कर लें। तो मैंने उनकी उस बात को फॉलो करते हुए, क्योंकि मेरा जो लड़ने का मकसद था इस मुकदमे को, तो वो यही था कि उसके जो लवाकिन चाहते थे कि उनके लिए इंसाफ हो। तो जब वो खुद एक स्टेप बैक ले रहे हैं तो फिर मैं उसमें तो उनके बगैर तो आगे नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये बताइए कि जो पुलिस के खिलाफ 22A की जो दरख्वास्त दी गई थी वो किसने दी थी, कौन था कंप्लेनेंट? देखिए, उसमें कंप्लेनेंट तो लैला परवीन साहिबा थी, और लेकिन वो इसलिए कंप्लेनेंट थी क्योंकि वो वकूआ सारा उनके घर पर हुआ था। लेकिन हमारी जो मेन उसमें पुलिस के खिलाफ जाने की रीज़न थी वो यही थी कि एक इंसान का कत्ल हुआ है, तो उसके हवाले से हम उसके लवाकिन के हवाले से जो है उनके लिए एक इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे थे। तो जब वो उनका ग्रीवेंस ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है या वो कहीं सेटिस्फाई हुए हैं, तो फिर उसके बाद कोई वजह नहीं रहती थी उसको सस्टेन करने की या उसको फॉलो करने की। तो लवाकिन से आपकी बात हुई तो वो क्या कहते हैं, क्या सेटलमेंट क्या हुआ है, किन शराइत पे हुआ है, क्या चीज़? इस बारे में तो मेरे पास कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन ये मेरे इल्म में है कि उसकी दोनों बेवाओं ने यूसुफ गोट में घर लिए हैं, बड़ी बीवी ने भी और छोटी बीवी ने भी, और उसकी वालदा के हवाले से भी कुछ जो है कंपनसेशन हुई है, ये मेरे नॉलेज में है। तो बाकी रकम का कोई मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, और ये भी मुझे श्योर नहीं है कि ये पैसे किसने दिए हैं। अच्छा, ओके। तो अब आपका आगे क्या फर्दर लाहेमल होगा? देखें जी, उसमें उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक, उनके लवाकिन के डायरेक्शंस के मुताबिक, क्योंकि मेरा ये सारा अमल जो था सिर्फ गरीब लोगों के इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना था, मैं अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं कर रहा था। तो जब मुझे उन्होंने कहा विड्रॉ कर लें, तो फिर मैंने वहाँ पे कोर्ट में स्टेटमेंट फाइल की अपनी के जो लवाकिन हैं वो इस केस को फर्दर परसू नहीं करना चाहते, तो इस पिटीशन को विड्रॉ किया जा रहा है। तो कोर्ट ने वो हमारे उस पर ऑर्डर कर दिया और वो विड्रॉ हो गई है पिटीशन। तो अब फर्दर का तो कोई लायमल नहीं, मींस उनका कोई क्लेम नहीं है पुलिस के खिलाफ। अच्छा, हमने कोर्ट रिपोर्टर से भी बात की, तो कोर्ट से तो ये मालूमात है कि आपने अभी तक राइटिंग में कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की? नहीं, देखिए, राइटिंग में एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो पिटीशन हमारी होती है उसके ऊपर ही वकील साहिबान लिख दिया करते हैं कि आई डज नॉट वांट टू प्रेस दिस मैटर फर्दर मोर। तो अब आपके ख्याल में फिर ये इस केस का क्या अंजाम क्या होगा? इस केस का क्या अब इसकी कोई और प्रोसीडिंग चलेंगी? नहीं, पुलिस मुकाबले में रिन साहब, जो स्पेशली पुलिस मुकाबले के केसेस होते हैं जिसमें सरकार मुद्दई होती है खुद, जिसमें ये 324 के तहत FIR कटी थी, 353 के तहत कटी थी FIR, तो उसमें जो पुलिस मुकाबले में जो लोग मारे जाते हैं, तो वो जब मुल्जमान ही ख़त्म हो गए तो किसी मुर्दा आदमी का तो ट्रायल होता नहीं, जिंदा आदमी का ट्रायल होता है, तो वो केस तो ऑटोमेटिकली जो FIR कटी थी वो C क्लास हो जाएगी। और बाकी जो पुलिस के खिलाफ पिटीशन थी
वो ऑलरेडी विड्रॉ कर ली गई है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज। बस आपसे आखिरी सवाल कि अगर ये विड्रॉ नहीं होती जी एप्लीकेशन, तो फिर आगे क्या होता? उसमें क्या सजाएं होती हैं या पुलिस ऑर्डर या कवानीन क्या कहते हैं? देखें, ये तो पुलिस ऑर्डर्स के मुताबिक जो पुलिस की डिसिप्लिनरी फोर्सेस हैं, अगर इनके खिलाफ FIR हो जाती तो डेफिनेटली जो इसमें शामिल थे इस पुलिस मुकाबले के अंदर वो सस्पेंड भी हो जाते जब तक वो ट्रायल में रहते, और उसके बाद जब एविडेंस रिकॉर्ड पर आता तो फिर ज़ाहिर बात है कोर्ट उन तमाम तर चीज़ों को देख के फैसला करती, या उन्हें बरी करती या उनको सजा देती। तो ये तो सारी बात कबल अज़ वक्त है, लेकिन एट लीस्ट वो अंडर द ट्रायल जब होते तो वो सस्पेंड हो जाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। करें तो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, नंबर 1। और ये हाई अप्स को लेना चाहिए, जो पुलिस के हाई अप्स हैं और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी लोग हैं, इनको इस पे देखना चाहिए क्योंकि उनका सब्जेक्ट है। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें कोई सेटलमेंट हुआ है तो वो सेटलमेंट वो उनके दरमियान तो हो सकता है, लेकिन ये जो क्राइम है ये इससे एक टेरर फैला है, और टेरर फैलने का मतलब ये होता है कि ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। इट इज़ नॉट कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के सामने, एक शख्स के दूसरे शख्स के सामने कोई दावा है, ऐसा नहीं है। ये पुलिस ने एक्ट किया है और गलत किया है उन्होंने, और उन्होंने ये जो सारा कुछ किया, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो गिल्टी है और अपने आप को बचाना चाहते हैं। और आपको पता है कि शाहरुख जतोई के केस में भी जब ये सारा सेटलमेंट हुआ तो कोर्ट ने उसको नहीं माना और कोर्ट ने उसको ट्रायल किया। तो इसके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, और इस पे अगर ये इन्होंने किया है तो ये इसको उठना चाहिए। इस पे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को नोटिस लेना चाहिए, और इस पे कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो कोर्ट में जा सकता है। क्योंकि देखें, जो FIR का मतलब है कटवाने का, वो ज़रूरी नहीं होता कि कंप्लेनेंट कोई घर का ही आदमी हो। इन केस अगर घर का कोई बंदा नहीं होता तो कोई भी सिटीजन वो FIR कटवा सकता है, और अगर वो FIR ना कटवाए तो फिर पुलिस का काम होता है कि वो FIR कटवाए। आपने देखा कि कराची के इंसिडेंट के बाद इस्लामाबाद में भी एक नौजवान को जो है वो पुलिस गर्दी करते हुए उन्होंने उसको मार दिया। अब वो उनको तो पकड़ के बंद कर दिया, तो ये क्यों नहीं बंद हुए और इनके खिलाफ क्यों नहीं एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस चल रहा? तो मेरा ये कहना है कि ये हमारे पूरे मुल्क के अंदर एक ही सिस्टम होना चाहिए। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि जो फैमिली है वो भी ये सोचती है, या उसका जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उस पर एतमाद नहीं है, और वो सोचते हैं कि हम कोर्ट के धक्के खा के क्या करेंगे, मिलना आखिर में पता नहीं हमें है नहीं है, तो वो कुछ जो है वो दबाव में आके और कुछ ये देख के सामने एक इदारा है, कैसे लड़ेंगे, पुलिस है और चीज़ें, तो ये एक प्रेसिडेंस जो ये सेट हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली हमारा मुल्क तो एक पुलिस स्टेट है, और यहाँ पे पुलिस का जितना पावर है और किसी का नहीं है, तो ये बात सही है। अब ये मैं उनको, जो उनके लीगल एयर्स हैं, उनको मैं कभी ब्लेम नहीं करूँगा। वो तो बेचारे मजलूम लोग हैं जिनकी फैमिली के लोग मर गए, और अब उनको पता है कि अदालतों से जाके उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो अदालतों के जो रुए रवां हैं उनको सोचना चाहिए ना कि भाई क्यों हमारी अदालतें इस तरह के हैं, लोगों का एतमाद नहीं है। उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, पॉलिटिकल विल भी शामिल है, और जो जुडिशरी में हाई अप्स हैं हमारे, उन पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं क्या। इस तरह के केसेस के लिए लॉ बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है कि कैसे इस तरह के केसेस में जाना चाहिए, बेसिकली, या इसमें कुछ कानून असेंबली का भी कोई पार्ट है इसमें? देखिए, हमें लॉज की जरूरत नहीं है, वी हैव इनफ लॉज, और बहुत अच्छे लॉज हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। अब ये बाहर कोर्ट के बाहर अगर सेटलमेंट हो जाते हैं, अब वो जो सेटलमेंट हुआ है, जैसे ये बताया गया मुझे कि भाई उन्होंने उनको घर लेके दे दिए हैं, उनको पैसे भी मिल गए, वो ठीक है, एक हद तक सही है। उससे तो उनका गिल्ट मजीद जो है ना वो सामने आ गया। तो बात यह है कि हमें जो हमारा लीगल एक्शन है वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जयमान एडकर साहब। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ तालीम की। हमारे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तारिक शाह साहब। सैयद तारिक शाह साहब सेंट्रल चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के, उनसे हम बात करते हैं। और सैयद तारिक शाह साहब का एक तारुफ और भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्रिलियंट कैरियर ग्रामर स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
ये बताइए कि आप का अपना भी स्कूल है, एसोसिएशन को भी आप हेड कर रहे हैं, तो स्कूल कब खुल रहे हैं, ये कन्फ्यूजन क्या है? देखिए, अभी तक तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया, जिसमें इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी सब शामिल थे उस कमेटी के अंदर, तो वहाँ से जो डिसीजन आया वो तो ये है कि 18 से जो है वो तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, लेकिन वो फेज़ वाइज खोले जाएंगे। जो उनका डिसीजन ये है कि क्लास 9 टू क्लास इंटर जो है, मतलब 9, 10, 11, 12 वो 18 से खुलेंगे और 25 से बाकी सारी क्लासेस खुलेंगी। ये बताइए कि कोविड की सूरत हाल क्या रही, थोड़ा सा इस हवाले से भी ज़रा बात कर लेंगे। स्कूल्स में क्या पोजीशन रही और केसेस वगैरह की भी क्या सूरत हाल रही है और अब क्या सूरत हाल? असल में देखिए, जो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो इसमें लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन स्कूलों का लॉकडाउन जारी रहा और स्कूल बंद रहे। और जब अभी लास्ट 1.5-2 महीने के लिए जब स्कूल खोले गए थे तो ये सब ने विटनेस किया और उसको एग्री भी किया कि तमाम स्कूलों में जो SOPs फॉलो कराए गए वो किसी भी सेक्टर में नहीं कराए गए थे, बड़े कंप्लीट और रिलीजियसली इसको फॉलो किया गया था। तो अभी भी हम यही मुतालबा करते हैं कि स्कूलों को जब खोला जाए तो उस वक्त आप खुद ज़रूर विटनेस करें कि हम फिर भी और बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे, लेकिन SOPs पे अमल दरामद करके स्कूलों को खोला जाए। क्योंकि देखिए, जो नुकसानात हो रहे हैं, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो आपका सवाल था कि इसके अंदर देखिए स्कूल्स को में ड्रॉप आउट रेशो बढ़ता जा रहा है, बच्चे कंसिस्टेंसी से स्कूल नहीं आ रहे। दूसरी चीज़, एक रब्त कायम नहीं हो पा रहा टीचर में और स्टूडेंट में। तो जब रब्त कायम नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये है कि पढ़ाई सही नहीं हो पा रही। ऑनलाइन एक सब्सिट्यूट ज़रूर था, लेकिन ऑल्टरनेट नहीं है हमारे इस मुल्क में। हमारे इस मुल्क में अभी भी बहुत फुकदान है उस टेक्निकल चीज़ों का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिससे ऑनलाइन चलता है सारा मामला। तो उसमें दैट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें टाइम लगेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलखुसूस इसके अंदर सब्सिडीज लेकर आनी चाहिए, क्योंकि एक टूल यही है जिससे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर वो सब्सिडाइज नहीं होगा तो पेरेंट पे बर्डन पड़ जाएगा। वैसे फीस के हवाले से थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई कर दें कि गवर्नमेंट ने भी इसमें कुछ रिलीफ देने की कोशिश की थी। एक तो 20% वाला एक जो मैटर था वाला, और ये बताइए कि कोविड के इस पूरे पीरियड में जो फैब से ऑनवर्ड शुरू हुआ, मार्च में हुआ, स्कूल्स ने फीसेस सारी ही चार्ज की हैं थ्रू आउट दिस कोविड पीरियड, या कुछ महीने बिल्कुल नहीं की, या अब क्या सूरत हाल है? देखिए, एक तो जनरल परसेप्शन पता नहीं क्यों ये था कि स्कूल्स को फीस कम करनी चाहिए, जबकि किसी भी शोबे के अंदर फीस कम नहीं हुई या रेट कम नहीं हुए, बल्कि बढ़े हैं इस कोविड के अंदर, आप सब ने नोट किया। और हेल्थ सेक्टर ऐसा था जिसको फ्री होना चाहिए था इस बिलखुसूस पेंडेमिक के अंदर, जो कि फ्री नहीं था। तो स्कूलों के एक्सपेंडिचर भी वैसे ही हैं जैसे और शोबों के हैं। तो फिक्स एक्सपेंडिचर ज़्यादातर होते हैं, सैलरीज देनी होती है, रेंट देनी होती हैं। तो अब गवर्नमेंट के साथ हमने म्यूचुअली फिर भी कहा कि चले 2 मंथ्स के लिए हम 20% रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो 2 मंथ्स उनको शायद कम लगे और उन्होंने इसको स्ट्रेच करके 6 मंथ्स तक ले गए, और एक अजीब बर्डन स्कूलों पे था। और जबकि 100% फीस उसके बावजूद भी वसूल नहीं हुई उन तमाम प्राइवेट स्कूलों को। तो उसके बाद फिर कोर्ट में गए हमने, जो मामला होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हुई, और उसके बाद जो है अब स्कूल्स 20% रिड्यूस नहीं करेंगे। तो आप अपना बर्डन तो देख रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का बर्डन कौन देखेगा? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, इस बर्डन की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है। अगर स्कूल के एक्सपेंडिचर हैं, उसके बगैर वो चल नहीं सकता स्कूल, और पेरेंट के माली वसाइल कम हो गए हैं और उनको फीस भरनी है, वो पे नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बीच में जो गैप है, ये हुकूमत पाकिस्तान को फिल करना था कि वो ग्रांट्स देते, एड्स देते, या कोई आसान अक़सात पे स्कूल ओनर्स को लोन फराहम कर देते कि वो चलें, अगर अकोमोडेट कर रहे हैं पेरेंट्स को, तो उनको कहीं अपने पास माली वसाइल के मसाइल ना हो। क्योंकि स्कूल्स जो हैं बहुत सारे बंद हो गए हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके पास अब कोई माली वसाइल नहीं थे कि वो आपके पास ऐसे स्कूलों का। देखिए, अराउंड 500 to 600 स्कूल्स बंद हो चुके हैं सिंध के अंदर, बिलखुसूस अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो स्कूल सरवाइव नहीं कर सकते। और उसमें मेजॉरिटी 90% स्कूल वो थे जो रेंटल प्रेमिसेस के अंदर थे। वैसे एक बात बताइए शाह साहब, देखें स्कूल्स की रेगुलेशन में कहीं पे भी फीस का तयन तो कोई नहीं करता, स्कूल अपनी मर्जी से खुद करता है, अपने मेरिट्स अपने खुद बनाता है, अपनी फीसें खुद लेता है। तो ये क्या वजह है कि साल के 12 महीने या पिछले साल से जो स्कूल फीसें बटोरते आ रहे हैं या लेते आ रहे हैं? कुछ देखिए, कुछ स्कूल वाकई में होंगे जो नॉमिनल फीस पे काम करते हैं, नॉमिनल प्रॉफिट पे काम करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में, या आप ये कह लें परसेप्शन ये है कि स्कूल भी एक बिजनेस की तरह ही चलते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन वो खासा रखते हैं। तो ये क्या वजह है कि अगर कुछ महीने की क्राइसिस आया तो उसमें स्कूल वाले बिल्कुल हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि जी हम तो लुट गए, हम तो मर गए, हम तो स्कूल हमारा जा रहा है, स्कूल बंद हो रहा है? ये क्या वजह? देखिए, वजह
इसकी बहुत सिंपल है कि आपने बिल्कुल सही कहा, परसेप्शन ज़रूर है लेकिन हकीकत नहीं है। स्कूल्स तो देखें, ये तो जब ज़्यादा फीस ले सकते हैं जब एक अलग से एक स्कूल है और ऑप्शन किसी के पास नहीं है, उस वक्त तो वो ज़्यादा फीस चार्ज कर सकता है, मोनोपोली कायम कर सकता है। लेकिन स्कूल वो वाहिद सेक्टर है जिसमें इतनी सैचुरेशन हो चुकी है, आम आदमी के ज़बान पे ये है कि गली गली स्कूल खुला हुआ है। तो जब ये ज़बान पर है तो वाक़ईतन स्कूल आप देखें कि वो बहुत इतने कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करेंगे, क्योंकि पेरेंट है वो जब एक एडमिशन कराने जाता है अपने बच्चे का तो वो 100 स्कूल देखता है कि किसकी फ़ीस कम है, किसकी ज़्यादा है, किसकी पढ़ाई अच्छी है, किसका क्या है, कौन घर से करीब है। तो ये सब चीज़ें इवेल्युएट करता है। तो जब सैचुरेशन होती है तो फिर लो प्रॉफिट पे काम किया जा रहा होता है। देखिए पर मंथ बेसिस पे चल रहे होते हैं और हार्डली 2% स्कूल ऐसे हो सकते हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा वसाइल क्रिएट हो गए। तो आपको पता है स्कूल ऐसे भी है जो डॉलर्स में भी लेते हैं, वो तो एक आध स्कूल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन देखिए बात यह है कि हर स्कूल ओनर का अपने बजट्स हैं। अगर वो आप किसी भी जॉब करने वाले तबके से भी कह दिया जाए कि भाई अब कोविड आ गया, अब आपकी फीस सैलरी आधी कर दी जाएगी, तो और से कहा जाए कि आप इतने साल, बहुत सारे इदारों में इतने साल आप हमसे तनख्वाह लेते रहे तो आपने क्या कुछ जमा नहीं किया, तो ये तो तनख्वाहदार बंदे से भी कहा जा सकता है। जो आपने बीच में एक सजेशन दी कि भाई एक साइड पे स्कूल्स का एक्सपेंडिचर है, एक साइड पे पेरेंट्स का बर्डन है, तो उसके बीच में जो एक गैप है उसको ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट से आपने भी कोई सजेशन दी, आप लोगों ने भी, या उस पर कोई वर्कअप हुआ? देखिए हमने बार बार गवर्नमेंट से कहा है कि आप स्कूल्स को जो आपका अभी बल्कि लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपको बताऊं, गवर्नमेंट के पास 25 अरब रुपए सरप्लस एजुकेशन का रखा हुआ है पिछले साल का, जो खर्च नहीं हुआ। तो हमने यही मुतालबा किया कि उसको अकॉर्डिंग टू स्कूल फीस आप स्कूलों में डिवाइड करें, स्कूलों में दें आप वो ग्रेजुएट्स, ताकि वो स्कूल्स जो बेचारे ख़त्म हो गए, जो बंद हो गए, कम से कम पहले उनको प्रायोरिटी दें, उनको दोबारा से खुलवाएं और वो दोबारा से माली वसाइल में अपने वो खड़े हों ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। बस आपसे ये एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि देखें स्कूल मालकान की आपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, ये बताइए कि इस सारे सूरत हाल में चलें फीस देर सवेर से, लेकिन लेते तो सारे स्कूल रहे हैं ना, क्या उसी हिसाब से टीचर्स, स्टाफ और सब लोगों को भी फीसें बर वक्त देते रहें या उधर भी कट लगाया या उधर भी होल्ड किए? देखिए टीचर्स की सैलरी में तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया था कि सैलरी तो दूर की बात है, टीचर को स्कूल से निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ये तो बहुत रिलीजियसली स्कूलों पे फॉलो करवाया गया, क्योंकि जबकि स्कूल सैलरी देने के वो पोजीशन में नहीं थे। लेकिन फ़ी की जहाँ तक बात है, फ़ी कितने डिफ़ॉल्ट्स हुई हैं कि आप कोई भी इस पे यकीन नहीं कर सकता कि एक स्कूल ने चाहे कितने लाखों रुपए के डिफ़ॉल्टर उनके पास बैठे हुए हैं और वो स्कूल को रिकवर नहीं कर सकते, और वो स्कूल उन फ़ी को वेव ऑफ करके आज से बच्चों को स्टार्ट करा रहे हैं कि आज से आप फीस दें और बैठ जाएं, बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। मेजॉरिटी स्कूल्स ऐसे ही कर रहे हैं। आपका मैसेज क्या होगा लास्ट, क्या मैसेज देना? मेरा मैसेज फॉर पेरेंट्स भी और फॉर गवर्नमेंट। देखिए मेरा सिंपल सा मैसेज ये है कि देखें तालीमी सेक्टर जो है वो ट्रायंगल में चलता है और उसमें पेरेंट, गवर्नमेंट और स्कूल ओनर्स, ये तीनों एक साथ मिलकर अगर चलेंगे तो ही तालीमी इदारे चल सकेंगे। क्योंकि हकीकत ये है कि हमारे मुल्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने वो तालीम का बोझ उठाया हुआ है, तालीम का एक जो मयार है वो बुलंद रखा हुआ है, वरना गवर्नमेंट सेक्टर बहुत पहले नाकाम हो चुका था। तो अब पेरेंट्स को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि स्कूल इंतज़ामिया भी परेशानी में हो सकता है, पेरेंट भी परेशानी में है। तो अगर इस परेशानी के वक्त में हम सब मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे का दर्द रखते हुए काम लेंगे, इक़दाम आगे लेंगे, तो हम अपने बच्चों को जो इन दी एंड हमारा टारगेट है कि उनको अच्छी तालीम देनी है, वो हम दे सकेंगे। सैयद तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तालीम के मौजू पर और यकीनन आपकी कुछ कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। इसके साथ ही मेट्रो मैटर्स से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।